तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कॉन्जरिंग 4 यानी कि कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स मूवी को, जो कि रिसेंटली ही रिलीज हुई है। अब इस मूवी की जो पिक्चर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं ट्रेलर के अंदर से ही सारी के सारी पिक्चर्स को इस्तेमाल करूंगी। तो हो सकता है कुछ सीन्स यहाँ पर एक्यूरेट नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर पिक्चर्स ही अवेलेबल नहीं है, तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तो मूवी की शुरुआत होती है 20 अप्रैल 1964 के केस से, यानी कि 1964 से, जब वॉरेन्स ने अपनी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जर्नी खाली शुरू की थी। एक एंटीक्स और विंटेज शॉप पर वो होते हैं जहां पर विक्टोरिया नामक लड़की ने वॉरेन्स को बुलाया हुआ था। विक्टोरिया बताती है कि यहाँ पर मेरे पिता को स्टोर रूम में कुछ आवाजें सुनाई दिया करती थीं और एक दिन अचानक से उन्होंने खुद को लटका लिया, खत्म कर लिया। अब शुरुआत में तो विक्टोरिया को पैरानॉर्मल चीजों पर यकीन नहीं था, लेकिन कुछ दिन के सन्नाटे के बाद विक्टोरिया को भी अजीब सी आवाजें आने लगी। उसको ऐसा लगता था कि स्टोर रूम से कोई उसको पुकार रहा है। अब बस लोरेन सीधा ही स्टोर रूम में जाती है, जहां पर उसको एक एंटीक और एंशिएंट मिरर दिखाई देता है, जो कि दिखने से ही ईविल लग रहा था। उसके ऊपर 4 अजीब से छोटे छोटे बच्चों के क्रिएचर्स बने हुए थे। खैर, गौर करने वाली बात यह होती है कि लोरेन यहाँ प्रेग्नेंट थी। अब लोरेन को यहाँ पर अचानक से कुछ महसूस होता है और जैसे ही वो शीशे को छूती है तो लोरेन को पता लगता है कि यहाँ पर एक स्पिरिट है जो कि डरी हुई है। लेकिन तभी लोरेन को एक ईविल चीज भी महसूस होती है। शीशे पर अचानक से क्रैक का निशान बन गया था और लोरेन को अपने बच्चे और खुद का भविष्य महसूस होता है। ग्लिम्सेस दिखाई देते हैं। इट वॉज लाइक कि बेबी को इस डिमोनिक शक्ति ने काइंड ऑफ मार्क कर दिया था। अब अचानक से लोरेन के पेट में तेज दर्द होना शुरू हो जाता है और एड उसको तुरंत ही हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है। बाहर बारिश भी हो रही थी, लेकिन होता यह है कि ये बच्ची मृत पैदा होती है और लोरेन को ईविल के होने का एहसास हो जाता है। वहां पर लाइट भी चली गई थी, सारे के सारे डॉक्टर भी डर गए थे। अब लोरेन भगवान से प्रे करती है और 1 मिनट के बाद ये बच्ची जिंदा हो जाती है, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस बच्ची का नाम जूडी रखा जाता है। एंड वी ऑल नो कि लोरेन सेंट लूसी की वंशज है, तो जूडी का बचना तो तय था। ईश्वर ने उसकी सुन ली थी, या फिर यह कहा जा सकता है कि ईश्वर की शक्ति के बजाय इनडायरेक्टली यहां पर किसी और शक्ति ने उसकी बात सुनी। खैर, वॉरेन्स अब इस केस से दूर हो जाते हैं, एज लोरेन जूडी को सेफ रखना चाहती थी। अब तभी हम जूडी की बचपन के ढेर सारी मेमोरीज को देख पाते हैं कि कैसे वॉरेन्स ने बहुत अच्छे पल अपनी बेटी के साथ बिताए, साथ ही साथ 1000 से ज्यादा केसेस को सॉल्व किया, लेकिन उन्होंने जूडी को कभी भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया, हमेशा उसे दूर रखने की कोशिश की। इसका रीजन ये था कि जैसा हम सभी जानते हैं कि लोरेन एक मीडियम है, जैसे कि सिस्टर आयरीन थी, तो जूडी के पास भी बचपन से ही भूतों को, स्पिरिट्स को, ईवल और पास्ट मोमेंट्स को देखने की शक्ति थी। वो डरती डरती अपनी माँ के पास आती है कि उसको डरावनी चीजें दिखाई देती हैं, तो लोरेन उसको एक चीज सिखाती है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो ऐसा बोलो, और ये सब रियल नहीं होता, तो ये चीजें दूर भाग जाएंगी, जिससे कि जूडी रिलैक्स हो जाती है। और यही चीज वो बड़े होने तक भी करती रहती है। खैर, अब वक्त बीतता रहता है, समय और दुनिया एडवांस होती जा रही थी। साल आ जाता है 1986, यानी कि 1986, वेस्ट पिट्सन, पेंसिल्वेनिया। हम तभी स्मॉल परिवार को देख पाते हैं जिन्होंने एक नया घर खरीदा था, जो कि 2 मंजिलों का था। सभी काफी खुश होते हैं और ये सीन बिल्कुल कॉन्जरिंग 2 के घर के सेटअप जैसा दिख रहा था, और जितने मेंबर्स थे उस हिसाब से तो ये कॉन्जरिंग 1 की भी याद दिलाता है, जो कि काफी अच्छा रेफरेंस था। खैर, इस परिवार के अंदर कुल मिला के 9 सदस्य होते हैं। जैक के माता पिता जॉन और मैरी स्मॉल, जॉन के बेटा बहू जैक और जैनेट स्मॉल, जैक और जैनेट की 4 बेटियां जिनके नाम थे डॉन, हेदर और सबसे छोटी ट्विन सिस्टर शैरन और कैरन, और 9वां मेंबर यहाँ पर इनका डॉग था जिसका नाम था साइमन। अब हेदर का बर्थडे होता है और उसके दादाजी जॉन ने उसके लिए एक एंटीक मिरर परचेज किया था, जो कि शॉकिंगली शुरुआती सीन वाला यानी कि लॉरेन वॉरेन वाला ही मिरर था। इनफैक्ट वो क्रैक आज तक वहीं पर मौजूद था, एंड इट वॉज वेरी क्रीपी एज वेल। जॉन ने ये कहा कि ये काफ़ी सस्ते में उसको मिल गया, एज जो लोग इसको बेच रहे थे ये उनकी गाड़ी में आया नहीं, बट वी ऑल नो कि वो लोग पक्का इसको रिड ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये मिरर जहां भी जाता होगा वहां पर कुछ न कुछ तबाही लाता होगा। अब हेदर केक कट करने ही वाली थी, लेकिन कैंडल्स तभी अचानक से कोई और ही बुझा देता है और सीलिंग टूटकर नीचे गिर जाती है, जिससे कि हेदर को काफ़ी चोट आई थी। यानी कि ईविल ने आते ही अपनी शक्ति दिखा दी, बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया। और बाकी मूवीज के अंदर ये चीजें धीरे धीरे होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये अचानक से हो गया था।
खैर तभी हमको एक वार्निंग दिखाई जाती है कि ये अब तक की सबसे खतरनाक सच्ची घटना है वॉरेंस की, जिसने कि वॉरेंस का करियर तक खत्म कर दिया था। एनीवेज अब हम वॉरेंस को देखते हैं जो कि अपना एज यूजुअल लेक्चर दे रहे थे अबाउट एनाबेल। लेकिन हम देखते हैं कि ऑडियंस में जूडी के साथ कुछ और बच्चे भी थे जो कि इनडायरेक्टली वॉरेंस का मजाक बनाकर चले जाते हैं। क्योंकि जमाना काफी फॉरवर्ड हो रहा था तो लोगों को इन चीजों पर यकीन नहीं था। सबसे बड़ी बात कि जब से एड को हार्ट अटैक आया था उसके बाद से ही इन लोगों ने केसेस को लेना छोड़ दिया था। खैर अब वॉरेंस मिलकर डिनर करने जाते हैं, लेकिन अचानक से जूडी और लोरेन दोनों को महसूस होता है कि कुछ तो जाग गया है। सडनली हॉन्टिंग बढ़ जाती है और जूडी के कंधे पर से किसी एंटिटी का हाथ आता है, जिसको देखकर माँ बेटी दोनों डर गई थी। लेकिन वो शांत रहने की कोशिश करती हैं। दोनों ही अक्कड़ बक्कड़ वाला मंत्र गाती हैं और माँ बेटी दोनों ही इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश में थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो किसी भी ईविल से टक्कर लें। मीनवाइल स्मॉल हाउस के अंदर सूजी नाम की डॉल खुद पर खुद आवाज करने लगती है, जो कि ट्विन सिस्टर्स की डॉल थी। तभी जैनेट जो होती है वो कपड़े धो रही होती है, लेकिन अचानक से बेसमेंट के अंदर उसे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। ये डॉल भी उसको डरा रही थी अपने रूम के अंदर। फिर जब जैनेट फोन पर किसी से बात कर रही थी तो कोई पैंट्री से फोन की वायर को खींचने लगता है। जैनेट को लगता है कि बच्चियां होंगी, लेकिन बच्चियां तो दूसरी साइड खेल रही थी। अब अचानक से फोन कोई अंदर खींच लेता है, लेकिन जब जैनेट लाइट को ऑन करती है तो वहां कोई नहीं था, जिससे कि जैनेट वॉज रियली स्कैर्ड। अब अगली हॉन्टिंग होती है ट्विन सिस्टर्स में से एक के साथ। सूजी डॉल अचानक से हवा में लेविटेट करती है, जिसके पीछे किसी बूढ़ी दादी का भूत था, जिससे बच्ची डरकर भाग जाती है। अब जैक तभी रात में काम से वापस आता है और इस हॉन्टिंग के बारे में बच्ची सबको बता रही थी, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। लेकिन जैनेट अंदर अंदर जानती थी कि यहाँ पर कुछ तो है। सबको लग रहा था कि दादी ने ऐसा मजाक किया होगा, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। वो बूढ़ी महिला का भूत कोई और ही था। तभी हम हेदर और डॉन को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रही थी। हेदर बताती है कि उसको ये शीशा पसंद नहीं है, जब से यहाँ पर आया है तब से कुछ न कुछ दिक्कत हो रही है। तो डॉन उल्टा हेदर का ही मजाक बनाती है कि वो भी बिल्कुल ऐसे ही दिखती है, यानी कि मिरर के ऊपर बने हुए लोगों की तरह। लेकिन मजाक उड़ाने के बावजूद भी बीइंग अ सिस्टर वो हेदर की हेल्प करती है और मिरर को रात में ही उठाकर बाहर कचरे के ढेर में फेंक देती है। इनको ये लगा कि मिरर जब से आया है तब से ही बुरी चीजें घटित हो रही थी। खैर अब अगली सुबह जब सभी नाश्ता कर रहे होते हैं, सब काफी खुश थे। लेकिन तभी होता ये है कि बाहर कचरे वाली गाड़ी आती है जो कि इस मिरर को ले जाने लगती है। अब जैसे ही कूड़े वाले ट्रक का ट्रंक बंद होता है तो ये मिरर पीसेस में टूट जाता है। लेकिन वी ऑल नो कि ईवल ऐसे नहीं जाता। अचानक से डॉन जो होती है उसको खून की उल्टियां होने लगी थी और जो मिरर के टुकड़े टूटे हुए थे वो उसके मुंह से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि ईवल उसको यहाँ पर इनडायरेक्टली टॉन्ट कर रहा था कि वो उसकी शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है और वो ज्यादा ओवर स्मार्ट ना बने। और स्मॉल परिवार तुरंत ही डॉन को लेकर हॉस्पिटल भागता है और ये पहला ऐसा पल था जिससे कि स्मॉल परिवार को यकीन होने लगा था कि इस घर के अंदर जरूर कोई ईवल शक्ति मौजूद है। खैर अब तभी हम एड को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां पर डॉक्टर क्लियरली बताते हैं कि हेड अब एक और हार्ट अटैक सहन नहीं कर पाएगा, उसको अपना लाइफस्टाइल फूड चेंज करना होगा। लेकिन एड बीइंग एड डॉक्टर की नहीं सुनता। अब जूडी जो होती है वो अपने माता पिता को अपने बॉयफ्रेंड टोनी के बारे में बता चुकी थी कि वो बर्थडे पार्टी में आएगा और 6 महीने से वो डेट कर रहे हैं। लेकिन एड इससे इतना खुश नहीं होता। अब तभी एड का बर्थडे आ जाता है। घर में एक बड़ी पार्टी थी। जूडी और टोनी एक साथ आते हैं जहां पर टोनी काफी घबराया सा लग रहा था। अब हम पार्टी के अंदर फादर गॉर्डन को भी देख पाते हैं जो कि वॉरेंस के काफी करीब थे। जूडी को वो खुद की बच्ची भी मानते थे। अब जूडी अपने माता पिता से फादर गॉर्डन से टोनी को मिलवाती है और हमको पता चलता है कि टोनी पहले पुलिस में था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसने नौकरी छोड़ दी और फिलहाल वो नौकरी की तलाश में था। अब हम एड को देखते हैं जो कि कुछ लोगों को अपना म्यूजियम दिखा रहा होता है, लेकिन टोनी दूर से ये देखकर काफी डर सा गया था एज ये फैमिली थोड़ी सी अलग थी। तभी जूडी रूम के अंदर अकेली बैठकर अपने पास्ट की फोटो देख रही होती है, बचपन को देख रही होती है। लेकिन तभी उसको रॉकिंग चेयर दिखाई देती है जो कि हिल रही थी और उस पर एनाबेल डॉल थी। जूडी फिर से खुद को शांत करती है कि तभी टोनी आकर उसको संभालता है। अब टोनी और जूडी किस करते हैं कि तभी वहां पर लोरेन आ जाती है, जिससे कि माहौल काफी शर्मा शर्मी का हो गया था। अब लोरेन जो होती है वो टोनी को असल में टेनिस टेबल खेलने के लिए बुलाने आई थी। अब टोनी तो एड के पास चला जाता है, लेकिन लोरेन जूडी से बात करती है कि बात क्या है, आजकल हॉन्टिंग्स इतनी फ्रीक्वेंटली क्यों हो रही हैं, वो भी इतनी खतरनाक। लेकिन जूडी कुछ नहीं बोलती,
लेकिन लोरेन वार्न करती है कि बेटा इन चीज़ों से दूर रहो, ये ज़िंदगी ख़राब कर देती हैं। इवन लोरेन खुद आज तक पछता रही है और ये चीज़ें माइंड को मैसअप कर देती हैं। अब तभी बाहर हम एड और टोनी को टेबल टेनिस खेलते हुए देखते हैं, जहां पर एड जो होता है वो टोनी को 3 पॉइंट से हरा देता है। लेकिन एड की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, उसका हार्ट काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। खैर, अब जूडी थोड़े समय के लिए बाहर जाती है, लेकिन तभी हम टोनी को वॉरेन से बात करते देखते हैं कि वो जूडी से बहुत प्यार करता है, शादी के लिए रिंग लेकर आया है, प्रपोज करना चाहता है। लोरेन तो रिंग देखकर काफ़ी खुश थी, इनफैक्ट उसने टोनी का हाथ भी टच किया था। मे बी शी फेल्ट कि सच में टोनी उसकी बेटी से काफ़ी प्यार करता है एंड शी वॉज रेडी फॉर मैरिज। लेकिन एड अभी भी स्केप्टिकल था। टोनी बताता है कि उसने रिंग बहुत जल्दी खरीद ली थी जब वो जूडी से मिला था, उसको पता था कि शी इज़ द वन। लोरेन तो काफ़ी शर्मा रही होती है, खुश भी होती है कि उन्होंने भी तो ऐसी ही शादी की थी, लेकिन एड अपनी बच्ची को लेकर चिंतित था। ऑब्वियस सी बात है, जो बचपन में हुआ था उसके बाद से वो अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। खैर, अब अचानक से ही हम कंजरिंग 1 के एक कैरेक्टर मैक्स को देखते हैं, जो कि जूडी के साथ था, और अब बस जूडी के आते ही रिंग किसी तरह से नीचे गिर जाती है और माहौल ना चाहते हुए भी प्रपोजल वाला बन गया था, जिससे कि जूडी खुश होकर तुरंत ही हाँ कर देती है। वो कब से इसी पल का इंतजार कर रही थी, लेकिन जो एड होता है वो अभी भी खुश नहीं होता। तभी हम फादर गॉर्डन को वॉरेन्स के यहाँ से विदा लेते देखते हैं, लेकिन फादर गॉर्डन पार्टी में एक खास बात करने के लिए आए थे, और वो थी स्मॉल्ड परिवार के बारे में। वो काफ़ी महीनों से हॉन्टिंग्स को झेल रहे थे और स्मॉल्ड परिवार ने किसी प्रीस्ट से बात की थी। फिर उन्होंने फादर गॉर्डन को बताया, देन वो वॉरेन्स के पास आए हैं। एड तो यहाँ पर तैयार हो गया था, लेकिन लोरेन इसके लिए साफ इनकार कर देती है कि वो इन सब में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब निराश होते फादर गॉर्डन को वहाँ से जाना पड़ता है, ये कहते हुए कि वो इस बारे में सोचे ज़रूर। खैर, अब सीन सीधा स्मॉल परिवार के घर की तरफ आता है, जहां पर अब दिक्कत काफी बढ़ गई थी। जैक जो होता है वो अब सेम तरह से रात में घर वापस आता है, लेकिन अब उसका फेस उतरा हुआ था, पूरा परिवार डर चुका था। डॉन पिछले वॉमिट वाले हादसे के बाद से काफी डर चुकी थी। वो अपने पिता पर भी चिल्ला देती है कि वो होटल में या फिर कहीं और क्यों नहीं रह सकते, लेकिन उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे और ये ईवल शक्ति उनको कहीं भी जाने नहीं देती। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ये ईवल उनको बस नुकसान पहुंचा रहा था, डरा रहा था, मार नहीं रहा था, क्योंकि मारना होता तो वो कब का खेल खत्म कर देता। एनीवेज, अब रात में जब सब सो रहे होते हैं तो अचानक से ही जैक को कोई ईवल शक्ति हवा में लेविटेट करने लगती है, उसका गला भी चोक करने लगती है, और ये जो सीन था वो बिल्कुल कंजरिंग 1 के बेथशीबा वाले सीन से मिलता है। खैर, तभी हेदर अपने बर्थडे वाले दिन के और कंफर्मेशन वाले दिन की वीडियो टेप देख रही थी, तो वो पॉज करके देखती है, जिससे उसको अपने साइड में एक एंटिटी दिखती है जिसने वो कैंडल्स बुझाई थी। और बस अब क्या था, ये जो एंटिटी होती है, यानी कि ये बड़े बालों वाला आदमी एक कुल्हाड़ी लेकर हेदर को काटने आने लगता है। हेदर बहुत तेज चिल्लाती है। अब ऊपर जेनेट उठती है तो देखती है कि जैक को कोई खत्म कर रहा था। खैर, अब जेनेट जो होती है वो जैक को बचाती है और नीचे आ रही आवाजों के चलते वो सभी हेदर को देखने जाते हैं। हेदर काफी डर गई थी और बस तभी जले पर नमक छिड़कने के लिए डॉन सभी को टॉन्ट करती है कि अब सबके साथ हुआ तब यकीन हुआ कि मैं झूठ नहीं कह रही थी। और बस अब क्या था, जेनेट और जैक मीडिया में चले जाते हैं, जिससे कि ये केस आग की तरह हर जगह फैल जाता है। सबको बताया जाता है कि किस तरह से एक परिवार जो है उसके अंदर इस तरह की हॉन्टिंग्स होती हैं और वो लोग रोज मौत जैसा मंजर झेल रहे हैं। अब वॉरेन्स जो होते हैं उन्होंने अभी तक ये खबर नहीं देखी थी और जूडी की शादी तय हो चुकी थी, और वो ब्रांडा नाम के डिजाइनर के पास आते हैं, जो कि इस न्यूज़ को ही बंद कर देती है, एज वो नहीं चाहती थी कि उसका बिजनेस खराब हो या फिर वॉरेन्स जिन्होंने ये काम छोड़ दिया था वो फिर से इसके अंदर आ जाए। अब तभी ब्रांडा जूडी को चेंजिंग रूम के अंदर ड्रेस पहनाने के बाद लेकर जाती है, चेक करने के लिए कि फिटिंग ठीक है या फिर नहीं। लेकिन तभी किसी के फोन की वजह से उसको बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि उसकी असिस्टेंट फोन नहीं उठा रही थी। अब ये रूम मिरर से हर तरफ से ढका हुआ था। अचानक से ही जूडी को वहां पर किसी के होने का एहसास होने लगता है, तो गेट खोलकर कोई अंदर आता है, जिससे जूडी को लगता है कि ब्रांडा आई होगी, लेकिन इट वॉज नॉट ब्रांडा। वो उसकी ड्रेस में छुपकर बाहर आती है, तो वो वही शॉकिंगली बूढ़ी लेडी का भूत था जो कि स्मॉल्ड परिवार के अंदर था। यानी कि ये सब कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा हुआ है। अब ये घोस्ट जो होती है वो जूडी की तरफ आने लगती है, वो जूडी को टच भी करती है, लेकिन अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाले नारे से वो चली जाती है। लेकिन अचानक से जूडी देखती है कि शीशे में से ही उसका ईविल वर्जन उसको चोक कर रहा है, जिससे कि जूडी काफी डर गई थी। और तभी लोरेन और ब्रांडा अंदर आते हैं, और इस चीज से तो लोरेन काफी घबरा जाती है, क्योंकि काफी समय से ऐसी हॉन्टिंग्स नहीं हुई थी। तभी मीडिया के अंदर ये सारी कवरेज चल रही होती है और हम देखते हैं कि मैरी जेनेट यानी कि जैक की माँ को हार्ट अटैक आ गया था,
उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है कि तभी फादर गॉर्डन एंड चर्च को बिना बताए स्मॉल्ट परिवार की हेल्प करने के लिए आते हैं, जो कि सीधा कनेक्टिकट से आ रहे थे। वो बेसमेंट में जाकर होली वाटर छिड़कते हैं तो वाटर जो होता है वो तुरंत ही एवेपोरेट हो जाता है, जो कि कंफर्म करता है कि यहाँ पर कुछ तो ईविल था, जिससे कि उनको कुछ तो दिखाई देता है। वो डरते हुए बाहर आते हैं और ये बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ईविल चीज़ है और उनको तुरंत ही बिशप से मिलकर इस केस को सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही डेंजरस है। वो वापस आने का वादा करके सीधा बिशप मैकेना से मिलने आते हैं और उनकी एंट्री चर्च के अंदर बिल्कुल एग्जॉर्सिस्ट मूवी जैसी होती है, जो कि काफ़ी बढ़िया भी थी। इस मूवी के अंदर काफ़ी सारी मूवीज़ के एलिमेंट्स डाले गए हैं, जो कि अगर आप ट्रू हॉरर फैंस हो तभी आप उसको समझ पाओगे। खैर, अब बिशप की असिस्टेंट और सेक्रेटरी फादर गॉर्डन को इंतजार करने के लिए कहती है, लेकिन तभी उनकी नाक से अचानक से खून आना शुरू हो जाता है। बाहर एक वायर कॉर्ड अपने आप खींचने लगती है और तभी वहां से सेक्रेटरी गायब हो गई थी। अचानक एक फोन बज उठता है, जो कि जूडी का था, जो कि ये कह रही थी कि अब बहुत हुआ और आप जा सकते हैं, आपका काम खत्म हुआ। बेसिकली ये डीमन था जो कि फादर को मॉक कर रहा था कि अब वो खत्म होने वाले हैं, और बस अचानक से पूरा रूम बंद होकर वहां पर अंधेरा हो जाता है। अब वहां पर गेट पे जो नॉब होता है उसके ऊपर होली क्रॉस बना हुआ था, जो कि खुद पे खुद उल्टा हो जाता है, जो कि डीमन के अंदर आने का एक हिंट होता है। यानी कि ये डेमोनिक शक्ति काफी पावरफुल है। ये डेमोनिक एंटिटी अब फादर की ओर बढ़ती है। फादर अपना होली क्रॉस उठाकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से क्रॉस जल जाता है। फादर का हाथ भी जल गया था और अब फादर पोजेशन में आ जाते हैं। तभी फादर गॉर्डन उसी टाइट हुई वायर कॉर्ड से खुद को लटका कर खत्म कर लेते हैं, जो कि सभी के लिए काफी शॉकिंग था। मीनवाइल एड जो होता है वो अपनी म्यूजियम की हर चीज टोनी को दिखा रहा था कि ये सब उनकी जिंदगी भर की कमाई है। वो इन ईविल को इन सभी आर्टिफैक्ट्स के अंदर कैद रखते हैं, जो कि ऐसी चीजें जैसे कि किसी जिन को बॉटल के अंदर, और इससे ही वो सेफ रह सकते हैं, क्योंकि अगर इनको तोड़ दिया गया तो ईविल किसी और को अपना शिकार बनाएगा। और इन सब चीजों को डेली ब्लेस किया जाता है ताकि ये डिमोनिक एंटिटीज यहीं पर शांत रहें। अब टोनी जो होता है वो हैरान रह गया था कि वॉरेन्स ने 1000 से ज्यादा केस सॉल्व किए हैं। अब अचानक से लोरेन और जूडी वहां पर आती हैं, जो कि ये बताती हैं कि फादर गॉर्डन अब नहीं रहे। सभी उनके फ्यूनरल पर दुखी थे और शॉक में थे। लोरेन को काफी बुरा लगता है, लेकिन जैसे ही जूडी उनकी कब्र छूती हैं तो वो कुछ देखती हैं जिससे कि जूडी सहम गई थी। तभी फादर जेंगलर वॉरेन्स को ये बताते हैं कि आपकी इमेज बेशक से चर्च और मीडिया में खराब है, लेकिन फादर गॉर्डन हमेशा उनकी तारीफ करते थे क्योंकि उनका काम सच्चा था, वो सबकी हेल्प करते थे। लेकिन तभी जूडी उनसे एक सवाल करती है कि फादर गॉर्डन की मौत से पहले वो गए कहाँ पर थे, तो वो ये बताते हैं कि वो पेंसिल्वेनिया यानी कि स्मॉल्ट हाउस में गए थे। और बस जूडी का विजन और ये बात आपस में सेट बैठ जाती। खैर, घर पर अब लोरेन बर्तन साफ कर रही थी कि तभी उसको एक विजन आता है, जिसके अंदर जूडी वाला लॉकेट सिंक के अंदर गिर गया था, जिसमें खून भरा हुआ था और पूरा किचन खून से भर जाता है। लेकिन तभी एड उसको संभालता है और लोरेन समझ जाती है कि जूडी की जान खतरे में है। और टोनी तभी आकर उनको बताता है कि जूडी पेंसिल्वेनिया यानी स्मॉल्ट हाउस गई है। वॉरेन्स ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो केस नहीं लेंगे और सीधा जूडी को लेकर घर आ जाएंगे। लेकिन जैक और जैनेट वॉरेन्स को देखकर काफी खुश थे कि फाइनली कोई तो एक्सपर्ट उनके यहाँ पर आया। वो बताते हैं कि वो मीडिया में गए ही हेल्प के लिए थे, लेकिन उल्टा सभी उनको गलत समझने लगे। प्लीज हमारी हेल्प करो। लेकिन जूडी को लेकर वॉरेन्स वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जूडी रुक जाती है। वो अपनी माँ को समझाती है कि आप आज तक सबको बचाते आए, तो इन सबको क्यों नहीं, इनकी हालत देखिए। पहले वो नहीं समझ पाई थी कि वो सब ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन आज इस परिवार को उनकी जरूरत है और जूडी इस चीज को समझती है। फादर गॉर्डन भी आखिरी टाइम यहीं पर आए थे और उनकी मौत का राज यहीं पर दफन है, और उनके लिए उनको ये करना पड़ेगा, और वो कुछ तो बताना चाहते थे। और बस ये सुनते ही वॉरेन्स रेडी हो जाते हैं स्मॉल परिवार की हेल्प करने के लिए। यानी कि ये मूवी 1.25 घंटा चलने के बाद में यहाँ पर शुरू होता है असली केस। उससे पहले तो खाली बेस लाइन ही बनाई जा रही थी, जो कि मुझे लगता है इस मूवी का सबसे बड़ा लेट डाउन है। खैर, जो होता है अब एज यूजुअल अपना रिकॉर्डर सेट करता है और स्मॉल परिवार सब कुछ शुरुआत से बताता है कि हुआ क्या था। जूडी टोनी को बताती है कि उसने मौत देखी है और यहाँ पर कोई तो शक्ति है जो कि चाहती है कि जूडी यहीं पर रहे। और अब हमको समझ आ रहा था कि स्मॉल परिवार अब तक जिंदा क्यों था, क्योंकि ये जो डीमन है वो बस जूडी को और वॉरेन्स को यहाँ पर लाना चाहता था। खैर, तभी लोरेन को कुछ महसूस होता है और वो एक पिक्चर को छूती है जो कि स्मॉल परिवार के अच्छे पलों की थी। फिर वो एक घोड़े वाले खिलौने को चालू करके बंद करती है, लेकिन फिर भी उसको कुछ महसूस हो रहा था। इनफैक्ट इनका डॉग साइमन जो होता है वो हमेशा ही डरा रहता, भौंकता रहता,
और डॉग जो है वो महसूस कर सकते हैं इन ईविल एंटिटीज को। अब तभी किचन में एड सबके लिए पैनकेक्स बना रहा होता है और तब टोनी उसको अपने जॉब छोड़ने की वजह बताता है। एक दिन एक डिस्ट्रेस कॉल आया था कि एक वायलेंस केस हुआ है, एक आदमी अपनी बीवी को मार रहा था। वो और उसका टीममेट वहां पर चेक करने गए और जैसे ही गेट खुलता है तो उस आदमी ने लोडेड गन टोनी के सामने तान दी और चला दी। लेकिन किस्मत से गन नहीं चली और वो बच गया। किस्मत थी या फिर शायद से जूडी की शक्तियां जिससे कि वो बच गया था। अब उसी दिन उसने फैसला कर लिया कि वो जॉब छोड़ देगा, एज अगर वो नहीं रहा तो जूडी के साथ वो कैसे वक्त बिताएगा, शादी कैसे करेगा। और उसी दिन उसने जूडी से शादी करने के लिए रिंग खरीद ली थी। ये सुन के एड को अच्छा लगता है कि टोनी को जूडी की चिंता थी और वो सच में उससे प्यार भी करता है। अब जूडी जो होती है वो सभी बच्चों को खुश रखने की कोशिश कर रही थी और लोरेन को ऊपर रूम की तरफ से कुछ महसूस हो रहा होता है। लेकिन तभी जूडी अपनी माँ की तस्वीर लेती है और फ्लैश ऑन होने की वजह से लोरेन डर जाती है। लेकिन तभी दोनों को कुछ महसूस होने लगता है जो कि ऊपर से आ रहा था और लोरेन अकेले ही ऊपर चेक करने जाती है, जहां पर जूडी के पीछे सूजी डॉल थी जिसको ट्विन सिस्टर कैरन आकर ले जाती है। और जो एनाबेल जैसी डॉल से भिड़ गया हो उसको डॉल्स कैसे ही पसंद आएंगी। एनीवेज, लोरेन बेड पर चेक करती है तो कोई एंटिटी थी जो कि यहाँ पर चादर के अंदर अपने हाथ दिखाते हुए चली जाती है। तभी हम एक चीज पर गौर करते हैं कि गेट पे 3 स्मॉल सी थ्रू स्क्वायर्स बने हुए थे, जो कि दर्शाता है कि बड़ा गेट यानी कि कॉन्जरिंग 4 के अंदर 1, 2 और 3 भी है, यानी कि ये मूवी सबसे भयानक है अब तक की। अब तभी लोरेन अचानक से बेसमेंट में जाती है जहां पर उसको कुछ महसूस हुआ था और लोरेन जो होती है वो सारा मांजरा समझ जाती है कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। लोरेन एड को बताती है कि इस घर में 3 आत्माएं हैं। कहानी ऐसी है कि इस घर के अंदर एक लेडी और उसकी माँ और उस लेडी का पति था, लेकिन पति बहुत जुल्म करता था तो उस लेडी का अफेयर किसी से हो गया। जब ये बात उस आदमी को पता लगी तो उसने कुल्हाड़ी की मदद से माँ और बेटी दोनों को खत्म कर दिया। बेसिकली ये प्रेत आत्माएं हैं और वो आदमी खुद भी खत्म हो गया था। और यही लंबे बाल वाली स्पिरिट हमने देखी थी जिसने हेदर के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया था और जो कुछ हादसे हुए थे वो बेसमेंट के अंदर ही हुए थे, यानी कि वहीं पर इनको मारा गया था। लेकिन एड ये कहता है कि तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, प्रेत आत्माओं को तो वो तुरंत ही खत्म कर सकते हैं, कितनी प्रेत आत्माओं को उन्होंने शांत किया है। लेकिन लोरेन ये कहती है कि ये बात पूरी नहीं है, ये जगह पहले एक खेत हुआ करती थी और ये 3 स्पिरिट्स तो खाली कठपुतलियां हैं। असली इविल फोर्स कोई और ही है जो कि इनके पीछे छुपा हुआ है और लोरेन उसको देख नहीं पा रही। और यही सबसे ज्यादा कंसर्निंग चीज थी और यही रीजन है कि ये इविल जो है वो इन्हीं 3 आत्माओं का इस्तेमाल कर रहा है स्मॉल्ट परिवार को हॉन्ट करने के लिए। लेकिन उनका कहना ये था कि किसी भी इंसान को अभी तक पोजेशन में नहीं लिया गया। लेकिन ऐसा क्यों था? क्योंकि पास्ट में हर एक केस के अंदर पोजेशन हुआ था। लेकिन ये इविल इतना इंतजार किस चीज का कर रहा था, ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। अब अचानक से जूडी को अपनी माँ की आवाज ऊपर से आने लगती है। वो चेक करते करते एटिक में आ गई थी। ऑब्वियसली ये इविल एंटिटी उससे मिलना चाहती थी अकेले में, एज उसने बचपन में ही जूडी को मार्क कर दिया था। अब शॉकिंगली हम उसी इविल मिरर को फिर से देखते हैं जिसको तोड़ दिया गया था। लेकिन हमको पता है ये चीजें नष्ट नहीं हो सकती। अब जूडी सबसे बड़ी गलती कर देती है, वो इस मिरर को छू देती है और एक भयानक हलचल होती है। तभी एक चौक बाहर आती है जहां पर लिखा हुआ था दीवार पर मिस मी, जो कि एनाबेल ही करती थी। लेकिन ये एनाबेल नहीं है, ये इविल एंटिटी जूडी के डर का फायदा उठा रही थी क्योंकि जूडी सबसे ज्यादा एनाबेल से ही डरती है। खैर, जूडी डर के मारे भागने लगती है, लेकिन तभी कैरन की आवाज उसे एक कमरे से आ रही थी जहां पर कोने में एनाबेल डॉल बैठी थी। अब अचानक से एनाबेल डॉल बहुत बड़ी होकर जूडी का पीछा करने लगती है, जिससे कि जूडी सीढ़ियों से गिर जाती है। और इविल यही तो करता है। ये 3 स्टेप ऑलरेडी वॉरेंस पहले ही बता चुके हैं। इन्फेस्टेशन यानी कि डीमन अपने प्रेजेंस को दर्शाता है, फिर ऑपरेशन यानी कि जूडी का मेंटल स्टेट तोड़ना जो कि इविल ने कर दिया था, और फाइनल आता है पोजेशन, यानी कि ये इविल जूडी के पीछे है और इसलिए अभी तक स्मॉल परिवार में किसी को भी उसने पोजेस नहीं किया था। वॉरेंस जो होते हैं अब जूडी को संभालते हैं और जूडी बताती है कि एटिक में कुछ तो है माँ। और जैसे ही वॉरेंस चेक करते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं कि जिस इविल से आज तक वो बचते आ रहे थे वो वापस आ गया, उसने उसको ढूंढ लिया। और लोरेन इस मिरर को फिर से टच करती है, लेकिन इस बार लोरेन का ये कहना था कि नहीं, कुछ तो गलत है, ये मिरर अब पहले जैसा नहीं रहा। यानी कि कुछ तो था
जो कि इस मिरर के बारे में बदल गया था, यानी कि उसको वहां पर वो ईविल प्रेजेंस अभी महसूस नहीं हो रही थी। अब तभी वॉरेंस जो होते हैं वो जूडी की और श्रापित एविल मिरर की कहानी बताते हैं। असल में वॉरेंस के साथ जब ये सब अपने करियर की शुरुआत में हुआ था तो वो डर गए थे और वहां से भाग गए। विक्टोरिया का क्या हुआ उनको कोई भी आइडिया नहीं है, यानी कि उन्होंने उसकी हेल्प नहीं की। अब अचानक जूडी को खांसी आने लगती है, जिसको देखकर डॉन डर गई थी, एज उसको भी ऐसी ही खांसी आई थी। और जब भी कोई खांसता था तो उसको बहुत ही ज्यादा डर लगता, क्योंकि उसके साथ हुआ हादसा काफी खतरनाक था। अब तभी वॉरेंस फैसला करते हैं कि ये मिरर ही हर चीज की जड़ है। उनको इस मिरर को अपने बेसमेंट में म्यूजियम में रखना होगा, तभी कुछ हेल्प होगी और वहीं इसको कैद किया जा सकता है। टोनी इसमें हेल्प करने वाला था, लेकिन एड का ये कहना था कि एक बार ये शुरू किया, डीमन को लड़ाई के लिए ललकार दिया, फिर वो वापस नहीं जा सकते और उनको इस रात में ही घर जाना होगा और मिरर वहां पर रखना होगा। ये काम टोनी, जैक और एड करने वाले थे और ये रात बहुत ही अलग होने वाली थी। सब कुछ सेट हो चुका था, इनफैक्ट ईविल भी रेडी था लड़ने के लिए। एड बताता है कि हाथों में ग्लव्स पहनना होगा और इस मिरर में बिल्कुल भी किसी को नहीं देखना है और शांति से इसको बाहर ले जाना होगा। अब यहाँ पर साइमन डॉग भी अचानक से भौंकने लगता है, क्योंकि उसको अंदाजा हो गया था कि यहाँ क्या होने वाला है। अब जैसे ही जैक और एड मिरर को लेकर जा रहे थे तो ये मिरर बहुत भारी हो जाता है। आज ईविल यही करता है, हर मुमकिन कोशिश करता है इनको रोकने की। तभी जूडी की भी तबीयत काफी बिगड़ने लगती है और वो कहती है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा। अब टोनी कार शुरू करना चाहता था, लेकिन कार शुरू नहीं होती। मीनवाइल मिरर का कपड़ा हट जाता है, बेल्ट भी खुल जाती है और जैक इस मिरर में देख लेता है, जिससे कि उसको महसूस होने लगता है कि ईविल यहाँ पर आ चुका है, जिसके चलते जैक नीचे गिर पड़ा था और मिरर को अकेले एड नहीं संभाल पाता और बस मिरर जैक के पैर पर नीचे आकर गिरता है। अब बाहर टोनी किसी तरह से कार चालू करके यहाँ पर लेकर आता है, लेकिन तभी यहाँ पर रहने वाली बूढ़ी दादी की आत्मा सामने आ जाती है, जिससे कि कार ठुक जाती है और टोनी को पहली बार किसी स्पिरिट की मौजूदगी का एहसास हुआ था। जो कुछ हो रहा था उसकी आवाज से लोरेन और स्मॉल्ट परिवार वहां पर आता है कि तभी लोरेन को कुछ महसूस होता है। वो जूडी के पास जाती है, जहां पर वही घोड़े वाला टॉय चल रहा था और जूडी जो होती है वो कोने में बैठी हुई थी, जो कि पजेस्ड हो गई थी। ईवल यहाँ पर ये कहता है कि हम कब से जूडी और तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और जूडी हमारी है, हम इसको ले जाएंगे। और अब बस जूडी पोजेशन में आकर लोरेन को इतना तेज धक्का देती है जिससे कि लोरेन सीधा बेसमेंट में जा गिरती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। डॉग भी काफी भौंक रहा था तो जूडी उसको भी हवा में लेविटेट करके दूर फेंक देती है। फुल पोजेशन में जूडी आ चुकी थी। अब एड वहां पर आकर जूडी को समझाते हैं कि वो इस ईवल से लड़ सकती है, लेकिन ईवल उल्टा एड के ही हार्ट को ट्विस्ट कर देता है, जिससे कि एड को चक्कर आने लगते हैं। उसे मिनी हार्ट अटैक हो रहा था और उसकी दवाई भी वहीं पर गिर जाती है। अब टोनी जो होता है वो बाहरी कैद हो गया था और वो किसी तरह से जूडी को बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गेट जो होते हैं वो लॉक्ड हो रखे थे एंड ऑब्वियसली बात है ईविल किसी को भी अंदर आने नहीं दे रहा था। तो टोनी अब बेसमेंट के रास्ते आने की कोशिश करता है, जहां पर वही कुल्हाड़ी मैन लोरेन को मारने वाला था, लेकिन तभी टोनी आकर लोरेन को बचा लेता है और वहां पर हम उस लेडी की आत्मा को भी देख पाते हैं, यानी कि उस कुल्हाड़ी मैन की बीवी की। एंड माइट भी उसने ही हेल्प की होगी टोनी की यहाँ पर इस बेसमेंट को खोलने के लिए, अदरवाइज ईवल जो था वो तो इसको खोलने नहीं देता। खैर एड अब किसी तरह से दवाई खाकर ठीक होता है और लोरेन और टोनी उसको संभालते हैं। वॉरेंस जो होते हैं वो पूरे स्मॉल परिवार को बाहर चले जाने के लिए बोलते हैं, एज जूडी ऊपर एटिक की तरफ गई थी और डीमन सिर्फ जूडी को ही चाहते थे, इसलिए उन्होंने बस स्मॉल परिवार को हंट किया, ना ही उनका, और इसलिए ही उन्होंने स्मॉल परिवार का इस्तेमाल किया। उनको खाली हंट किया, मारा नहीं, ना ही पजेस किया, क्योंकि उनका असली शिकार हमेशा से जूडी ही थी और ये सब करना तो खाली वॉरेंस का ध्यान यहाँ पर खींचने के लिए था। और शायद से फादर गॉर्डन को राज का पता लग गया था, इसलिए ही डीमन ने उसको खत्म कर दिया। अब वॉरेंस एग्जॉर्सिज्म के लिए किताब लेकर एटिक में जाते हैं, जहां पर जूडी ने खुद को लटकाया हुआ था। ये किसी तरह उसको नीचे उतारते हैं, लेकिन जूडी की सांसें अटक गई थी। जूडी को चेस्ट कंप्रेशंस दिए जाते हैं, लेकिन तभी एड को भी ये एंटिटी हार्म करने लगती है। लोरेन क्लियरली अपने कंधे पर इस डिमोनिक शक्ति के हाथ को देख पा रही थी, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से जूडी और एड ठीक हो जाते हैं। अब अचानक से मिरर हवा में लेविटेट होने लगता है और बहुत जोर से घूमता है। अब एड जो होता है वो एग्जॉर्सिज्म शुरू करता है, लेकिन इस ईविल ने मिरर के नीचे टोनी को दबा दिया था। अब एड की जो बाइबल होती है वो जलने लगती है और उसी का ईविल रूप उसको चुप रहने के लिए बोलता है, लेकिन एड जो होता है उसने हार नहीं मानी और वो जलती हुई बाइबल को मिरर पे लगा देता है, जिससे कि ईविल तड़पने लगा था और सबको खिड़की के जरिए बाहर फेंकने की कोशिश में लग जाता है, क्योंकि वो जूडी को अपने साथ लेकर जाना चाहता था। अब एड और टोनी जो होते हैं वो जूडी और लोरेन को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे,
लेकिन जूडी और लोरेन हिम्मत करते हैं कि अब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो से कुछ नहीं होगा और अब वो इस एंटिटी का सामना करेंगे। और बस दोनों ही अपना हाथ मिरर पे लगा देते हैं और किसी तरह से इस एंटिटी को ये सब मिलकर बानिश कर देते हैं, जिसके बाद इस मिरर को वॉरेन्स के म्यूजियम के अंदर रख दिया जाता है। खैर, अब माना जाता है कि इस हादसे के 3 साल बाद तक स्मॉल्ट परिवार इसी घर के अंदर रहा था और फाइनली एड टोनी को एक्सेप्ट कर लेता है और म्यूजियम की रखवाली की चाबी उसको दे देता है और उसने फाइनली टोनी को अपना दामाद मान लिया था, परिवार का हिस्सा बना लिया था। अब अंत में हम जूडी और टोनी की शादी देखते हैं, जहां पर हम कंजोरिंग 1 से लेकर कंजोरिंग 3 तक के सभी मेन कैरेक्टर्स को एज ए गेस्ट देख पाते हैं। हम यहाँ पर रियल जूडी और टोनी को भी देखते हैं। इनफैक्ट जेम्स वॉन भी यहाँ पर थे। अब मूवी खत्म होने से पहले लोरेन एड को बताती है कि उसने उनका फ्यूचर देखा है। वो नाना नानी बन चुके हैं, किताब लिख चुके हैं, लेक्चर्स भी दे रहे हैं, जिस पर सब यकीन कर रहे थे। उनका परिवार अब हमेशा खुश रहेगा एज दे डिफीटेड द फाइनल डीमन। और बस फिर वॉरेन्स के स्टार्ट से लेकर अंत तक के सारे केसेस के ढेर सारी क्लिप्स हमको दिखाई जाती हैं। अब यहाँ पर देखो, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसका एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी आया है, जहाँ पर हम मिरर की झलकी और कुछ देख पाते हैं, लेकिन जहाँ पर मैंने मूवी देखी वहाँ पर तो एंड तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया था। बाकी आपने अगर ऐसा कुछ देखा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बस ये ब्यूटीफुल हॉरर कंजोरिंग फ्रैंचाइज इन्हीं क्रेडिट्स को दिखाती रहती है। एंड बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।